हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज लांजन मुखर्जी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस एंड सॉलिड एंगल के बारे में। तो कॉपीज निकाल लो, स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें गॉस लॉ के बारे में बताया था। अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूंगा। तो उसमें मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस मतलब हर तरीके से इनक्लोज्ड है, अगर ऐसा कोई इनक्लोज सरफेस है एंड अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी हमारा फील्ड लाइन निकलेगा उसके वजह से जो भी टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होता है हमारा गॉस लॉ। तो इसी गॉस लॉ के कुछ हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे। पहले तो जो भी हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, r दूरी पर कितना होता है फील्ड, kq बाय r स्क्वायर। तो यहां पर उसी को हम लोग प्रूव करेंगे थ्रू गॉस लॉ। तो देखो यहां पर एक पॉइंट चार्ज है q एंड मैंने गॉसियन सरफेस, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मान लिया, जो कि गॉसियन सरफेस हमारा कैसा है, स्फेरिकल, एंड उसके इस स्फीयर का रेडियस है हमारा r, इसको स्मॉल r ले लेते हैं, या हमारा स्मॉल r है। अब ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन तो हमें पता है, इस डायरेक्शन में होगा कुछ फील्ड, तो ठीक है भाई, तो इस डायरेक्शन में हमारा फील्ड है। अब एक चीज तो हम बोल सकते हैं सिमिलरिटी से कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जितना फील्ड होगा इस पॉइंट पे भी उतना ही फील्ड होगा, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स पे जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा सेम होगा, पर हाँ डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां पे फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो यहां पर फील्ड मैं E ले लेता हूं, यहां पर भी हर एक पॉइंट पे E, एंड इसी E को हमें निकालना है गॉस लॉ से। एंड ये पूरा गॉसियन सरफेस किस टाइप का है, दिस इज अ स्फीयर। तो स्फीयर है, उस स्फीयर के ऊपर मैंने बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा मैंने एरिया माना। तो बहुत जो छोटा सा एरिया है उसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो वो उसको एरिया को मैंने ऐसे ड्रॉ किया एंड फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है E, एंड ये जो हमारा एरिया है वो है DA, बहुत छोटा सा एरिया DA। बहुत छोटा सा क्यों, क्योंकि इस एरिया के लिए मैं फील्ड को ऐसे परपेंडिकुलर मान सकता हूं एंड इस एरिया को मैं ऐसे प्लेन मान सकता हूं। अगर मैंने यहां पे बहुत बड़ा सा एरिया ले लिया तो वो जो एरिया हो जाएगा वो कर्व हो जाएगा। हमें कैसा चाहिए, छोटा सा प्लेन एरिया, एंड हमारा फील्ड है E। तो ये एरिया एंड इस E के बीच में, एरिया का प्लेन एंड E के बीच में एंगल 90 है, बट इसी एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा DA। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, एंड इस DA एंड इस E, इन दोनों के बीच में एंगल देखो 0 है, तो एंगल बिटवीन DA एंड E इज, वेक्टर लिख लो, इज 0 डिग्री। क्लियर। तो इस छोटे से एरिया से जो हमारा छोटा सा फ्लक्स होगा d5, वो कितना हो जाएगा, छोटा सा फ्लक्स, दिस विल बी आवर E इंटू DA इंटू cos 0। cos थीटा होता है, एंगल है हमारा 0 डिग्री, तो cos 0 हो गया, तो हमारा जो d5 हो गया वो हो गया E इंटू DA। क्लियर। अब इसी को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, इधर से भी इंटीग्रेट करेंगे, एंड ये कैसा होता है हमारा क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि ये पूरा हमारा क्लोज सरफेस है, उसी का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा फाई आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू E बाहर आ गया, है ना, E बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DA। तो इन छोटे छोटे एरियाज को, स्फीयर के ऊपर छोटे छोटे एरियाज को अगर तुम जोड़ते जाओगे, इंटीग्रेट करते जाओगे, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विच इज 4 पाई r स्क्वायर।
तो हमारा जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट विल बी E इनटू 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया। अब जो कोई भी स्फेरिकल सरफेस से टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है वो तो हमें पता ही है, वो कितना होता है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे E बराबर देखो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। यही हमारे पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड भी होता है ना। तो इसी को 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं K भी लिखते हैं, तो KQ बाय r स्क्वायर। दिस इज द होल प्रूफ एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सीबीएसई के डेरिवेशन के लिए। एंड याद रखना हम छोटा सा एरिया लेते हैं एंड एरिया वेक्टर उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। एरिया वेक्टर एंड ई के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। क्लियर, नोट करो इसको। चलो, तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग एक दूसरा डेरिवेशन देखते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो क्या होता है फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय r, याद है। ऐसे हमारा वायर होता है, अगर इसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर, तो इसके r दूरी पर जो फील्ड होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है एंड वो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है 2k लैम्डा बाय r, ये तो होता है। तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है गॉस लॉ से। तो देखो गॉस लॉ में हर एक क्वांटिटी का, जैसे उसमें हमने गॉसियन सरफेस कैसे माना था, स्फीयर माना था। वो स्फीयर माना क्यों था, क्योंकि उस स्फीयर के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था। बट अगर यहां पे हम लोग स्फीयर मान लेंगे, क्या उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा हर एक पॉइंट के ऊपर स्फीयर के? नहीं होगा। तो हम यहां पे गॉसियन सरफेस को स्फीयर नहीं मान सकते। गॉसियन सरफेस को हमें ऐसे मानना है ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, जहां पे हम लोग सिमिलैरिटी लगा सके, जहां पे हम लोग वो जो इंटीग्रेशन है वो कर पाए। तो यहां पे इस इनफाइनाइट हमारा वायर जो है इंफिनिटी तक जा रहा है, उसके वजह से इसका चार्ज दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर। गॉसियन सरफेस मानेंगे इसे सिलेंडर, इतना ही माना है। इसका लेंथ दे रखा है L एंड इसका रेडियस है R। क्लियर। अब इस सिलेंडर पे देखो, सिलेंडर ऐसे कर, अब इसकी वजह से जो फील्ड होता है वो क्या होता है, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड हर एक डायरेक्शन में जाता है एंड पैरेलली ऐसे जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड जाता है एंड उस वायर से निकलता है हर एक डायरेक्शन में। तो यहां पर भी फील्ड कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, अंदर भी जाएगा, हर एक डायरेक्शन में जाएगा। बट हां, सिमिलैरिटी से बोल सकते हैं कि यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, हर एक पॉइंट पे उस सिलेंडर के सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड सेम होगा, है ना। तो वो फील्ड हमारा सेम होगा सिलेंडर के सरफेस पे। तो हमने देखा ठीक है भाई, सिलेंडर के सरफेस पे हमारा फील्ड सेम होगा, इसलिए हमने इसको सिलेंडर मान लिया है। अब ये सिलेंडर क्लोज सरफेस है कि नहीं है? हाँ, क्लोज सरफेस है। हमने सिलेंडर कैसे माना है, सिर्फ कर्व सरफेस नहीं माना है, सिलेंडर का ऊपर भी बंद है, नीचे भी बंद है। तो सरफेसेस कितने हैं, एक कर्व सरफेस है एंड दो हमारे फ्लैट सरफेसेस है। तो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, यही तो होता है। तो यहां पे हमारा जो फ्लक्स आएगा वो एक तो हमारा फ्लैट सरफेस की वजह से आएगा, एक हमारा कर्व सरफेस की वजह से आएगा। चलो देखते हैं इस फ्लैट सरफेस की वजह से कितना आता है। इसको देखते हैं फ्लैट सरफेस। अब ये जो हमारा फ्लैट सरफेस है, ये ऐसे सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ एंड यहां पे जो फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में। तो फ्लैट सरफेस के लिए एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड देखो कितना आ रहा है, एंगल लिख देता हूं यहां पे, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। तो दोनों के बीच में एंगल देखो 90 है, तो ये एंगल हो गया 90। बट हमारा जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पे यहां पे एक छोटा सा एरिया मानेंगे, उस छोटे से एरिया के लिए यहां पे फील्ड होगा, फ्लक्स होगा, तो उस छोटा सा एरिया वेक्टर dA होगा
एंड फील्ड ऐसे। तो यहां पे देखो कर्व सरफेस की वजह से एरिया वेक्टर एंड फील्ड दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो यहां पे एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ए एंड ई के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर? ओके, तो यहां पे अब हमें सॉल्व करना है। तो एरिया वेक्टर ई के बीच में यहां पे 90 डिग्री। तो यहां पे अगर मैं फ्लक्स देखूं, टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। अब ई डॉट डी जब क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे टोटल फ्लक्स आना चाहिए हमारा कितना q बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी में एक तो फ्लैट सरफेस दिया आएगा, तो फ्लैट प्लस कर्व दोनों का क्लोज इंटीग्रेशन करना है। तो देखो फ्लैट का एंगल 90 है, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो फ्लैट की वजह से कितना हो जाएगा फ्लक्स 0, क्योंकि ई और ए के बीच में एंगल 90 है। तुम सोच भी सकते हो इस फ्लैट सरफेस से कोई भी फील्ड पास करेगा क्या? नहीं पास कर रहा है। ऐसे सरफेस है, फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, तो कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर से क्या उसके अंदर पास नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से फ्लक्स हमारा 0 हो गया। अब आता है हमारा कर्व सरफेस की वजह से। तो कर्व सरफेस का देखते हैं। कर्व सरफेस का यहां पे जो छोटा सा फील्ड आया वो आया E डॉट dA, तो E इंटू dA। अब देखो दोनों के बीच में एंगल 90, सॉरी दोनों के बीच में एंगल 0, तो हमारा cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी का क्लोज इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पे Q इस सिलेंडर के अंदर पूरा चार्ज, ध्यान से देखना, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा एंड लेंथ कितना है L, तो चार्ज क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू L बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर पूरे सिलेंडर पे फील्ड तो हमारा कांस्टेंट ही होगा एंड एरिया हमारा इंटीग्रेट होता रहेगा। तो पूरा का पूरा क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया। तो पूरा का पूरा एरिया अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज 2 पाई r इनटू L, है ना। तो यहां से देखो L ने L को मार दिया, तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट E इधर लिख के आते हैं, तो E हो जाएगा हमारे पास देखो लैम्डा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इसको देखो तुम लिख सकते हो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 4, तो दिस विल बी 2k लैम्डा बाई r। तो तुम्हें जब भी डेरिवेशन पूछे तो तुम सिर्फ और सिर्फ इस कर्व सरफेस को मत ले लेना, ये तुम्हें मेंशन करना है कि फ्लैट सरफेस की वजह से क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि फ्लैट सरफेस में एरिया एंड ई के बीच में एंगल 90 है, इसीलिए वो 0 हो रहा है। नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए माना जाता है। नोट करो इसको, कर लिया नोट? ओके, अब एक चीज देखते हैं कि ये जो हमारा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसके वजह से जो फील्ड है उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है। तो जो हमारा फील्ड का डायरेक्शन होगा इनफाइनाइट वायर की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में, ये मैं इसी प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं, बट एक्चुअल में फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हर डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे अगर मैंने ऐसे सरफेस माना तो हाँ भाई इसके कर्व सरफेस से के साथ फील्ड का जो एंगल होगा, छोटे छोटे कर्व सरफेस, छोटे छोटे एरिया, उन छोटे छोटे एरिया वेक्टर एंड फील्ड के बीच में एंगल 0 होगा। बट अगर मैंने इनफाइनाइट वायर ना मान के फाइनाइट वायर ले लिया तो फाइनाइट वायर की वजह से भी फील्ड हमें पता है क्या होता है sin थीटा cos थीटा के टर्म्स में। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना सर यहां पर भी तो वो लागू होना चाहिए, यहां पर भी तो हम लोग गॉस लॉ ऐसे सिलेंडर मान के सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे तुम सॉल्व कर सकते हो बट प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने में। वो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर ये फाइनाइट वायर है तो उसकी वजह से फील्ड ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हर एक डायरेक्शन में होगा, ऐसे फील्ड्स होंगे। तो अगर ऐसे फील्ड है तो इस सिलेंडर के अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा, अगर इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तुमने एल लेंथ का ले लिया, तो फ्लक्स होगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स तो होगा बट वो फील्ड, ये फील्ड एंड इस एरिया वेक्टर का एंगल
हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो तुम यहां पे निकाल ही नहीं सकते, इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। अगर तुम कर पाए इंटीग्रेशन तो ये आएगा, बट यहां पे कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई हमारे पास यहां सिमेट्री नहीं है, जिसके वजह से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हम फाइनाइट वायर का कभी भी इस प्रोसेस गॉस लॉ से हम नहीं निकाल सकते। तो इसी वजह से फाइनाइट वायर का डायरेक्टली हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट हां, अगर तुमसे पूछे कि क्या फाइनाइट वायर के लिए क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट वैलिड है, हां वैलिड है, बट वो इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोग इसको गॉस लॉ से सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ इनफाइनाइट वायर को ही सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लो। अच्छा, तो हमने एक इनफाइनाइट वायर के लिए देख लिया। अब देखो, जो वायर होता है वो हमेशा उसी टाइप का हो जरूरी नहीं है। वायर कैसे हो सकता है? वायर हॉलो वायर हो सकता है, हॉलो वायर या फिर हॉलो सिलेंडर भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट मानेंगे, बट वो कैसा है? हॉलो है, मतलब अंदर कोई मटेरियल नहीं है, सिर्फ बाहर ही मटेरियल है, एंड इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, एक हॉलो सिलेंडर भी बोल सकते हो, एंड ये इसका एक्सिस है, ठीक है। एंड इस हॉलो वायर में जो चार्ज डेंसिटी, ये इंफिनिटी तक जा रहा है ऐसे ही, एंड नीचे भी इंफिनिटी तक, इसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब पर मीटर में अगर चार्ज देखोगे तो लैम्डा ही रहेगा। क्लियर? वैसे तो इसके सरफेस में है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसका 1 मीटर ले लूं तो इस 1 मीटर सिलेंडर पे चार्ज कितना होगा? लैम्डा, यही बता रहा है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक, अब यहां पे जो हमें फील्ड निकालना है वो एक तो फील्ड होगा इस वायर के अंदर एंड एक फील्ड होगा इस वायर के बाहर। तो अगर वायर के अंदर है तो वायर के अंदर के लिए आर, जो डिस्टेंस हम लोग मानेंगे वायर के सेंटर से, वो होगा आर, वायर के सेंटर से डिस्टेंस आर है। तो अगर अंदर है कोई पॉइंट तो आर विल बी लेस देन कैपिटल आर, एंड अगर कोई पॉइंट बाहर है तो जो डिस्टेंस होगा आर, दिस आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर? तो अगर कोई पॉइंट बाहर है तो तुमने क्या मान लिया? अच्छा, तो तुमने क्या मान लिया कि ये गॉसियन सरफेस मान लिया, जो कि ऐसे बाहर सिलेंडर जिसका रेडियस स्मॉल आर है एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे वो इनफाइनाइट वायर की तरह ही है, अंदर चार्ज कितना है? लैम्डा इनटू एल, एंड उसी गॉसियन सरफेस को तुम सॉल्व करोगे तो उससे वैल्यू आ जाएगा। तो उससे जो हमारा फील्ड आएगा E, वो आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, सेम आ जाएगा। कोई शक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सॉल्व करके देख लो वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। अब पॉइंट आता है अंदर, अगर हमारा जो r है स्मॉल r है, दिस इज लेस देन कैपिटल आर, तो मतलब पॉइंट यहां पर है कहीं, ये हमारा r है, इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना? मान लिया हमने गॉसियन सरफेस, तो जो गॉसियन सरफेस है फॉर्मूला वही लिखेंगे फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। अब फाई क्या होता है? Q इन पाई एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। एंड एक और चीज, मैं अगर अंदर फील्ड है तो वो जरूर सिमेट्री से मैं बोल सकता हूं ऐसे ही होगा, मतलब कोई रैंडम नहीं होगा, इस एग्जैक्ट नहीं, सिमेट्री से या तो फिर बाहर या तो फिर अंदर जा रहा है। तो यहां पे मैंने बाहर ड्रॉ किया है, बट ऐसा ही होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, किसी और डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। कैसे बोल सकते हैं? सिमेट्री से। क्लियर? ओके, अब देखते हैं कि Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे Q1 इस अंदर वाले सिलेंडर के अंदर चार्ज, वो Q1 ये तो जीरो है भाई, अगर ये जीरो है तो ये सॉल्व कर लो, इंटीग्रेट कर लो एक को, तो भी क्या आ जाएगा? ये जीरो आ जाएगा, करना ही नहीं है क्योंकि Q1 ही जीरो है हमारा। अरे आई बात समझ, अरे चमका। ओके, तो हमारा अंदर कोई एक हॉलो अगर मैं वायर ले लेता हूं, उस हॉलो वायर के अंदर फील्ड तो जीरो होगा एंड बाहर फील्ड 2k लैम्डा बाय आर, इसको याद रखना। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं फील्ड वर्सेस स्मॉल आर,
यहां पर है हमारा कैपिटल आर। तो जब स्मॉल आर जीरो से लेके कैपिटल आर तक बढ़ा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक बढ़ा, तो उसका फील्ड क्या हो गया? जीरो, कोई भी फील्ड नहीं है, तो कोई भी ब्लैंक कर्व होगा। एंड उसके बाद एट ए टाइम यहां पर कैपिटल आर पर उसका जो फील्ड हो जाएगा, अगर r इज इक्वल टू कैपिटल आर है तो देखो फील्ड एकदम सरफेस पे 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो इसके लिए जो सिलेंडर मानेंगे वो खुद होगा, एंड वहां पे स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहां पे कैपिटल आर पुट कर दो, यही आ जाएगा। तो यहां पे ये फील्ड हो जाएगा, इसको ले लेते हैं ई नॉट, तो ये ई नॉट हो जाएगा जो कि है 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर। अब जैसे जैसे r बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखो डिनोमिनेटर बढ़ेगा एंड फील्ड घटेगा। फील्ड लीनियरली नहीं घटेगा, ऐसे घटेगा, क्योंकि r अगर इनफाइनाइट होगा तब फील्ड जीरो होगा, तो इंफिनिटी पे फील्ड हमारा जीरो होगा एंड दिस इज द कर्व। अच्छे से समझ के इसको नोट डाउन करो। ओके, तो हमने देख लिया हॉलो वायर का क्या होता है फील्ड। अब हम लोग देखेंगे थिक वायर। थिक वायर मतलब सॉलिड वायर। सॉलिड वायर को हम लोग मोटी वायर भी बोल सकते हैं। मोटी वायर मतलब उसका कोई थिकनेस है, कोई रेडियस है, एक सॉलिड सिलेंडर है, तो ये हमारा वो सॉलिड वायर है। और कैसा वायर है? इनफाइनाइट। ये भी हमारा इनफाइनाइट वायर है। ओके, एंड इस सॉलिड वायर का कोई ना कोई रेडियस भी है जो कि है कैपिटल आर। अब इस सॉलिड वायर में जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। एंड सॉलिड है मतलब अंदर भी मटेरियल है, तो अंदर भी चार्जेस है। तो अगर इसके अंदर भी चार्जेस है तो इसका चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में भी तो होगा, एंड वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है रो कूलम पर मीटर क्यूब। सर ये कैसे हो गया? दो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी है, तो इन दोनों में कैसे रिलेशन होगा? तो पहले देखते हैं इस लैम्डा एंड इस रो के बीच में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें कभी-कभी रो के टर्म्स में पूछ लेगा, कभी-कभी लैम्डा के टर्म्स में पूछ लेगा, तो तुम्हें दोनों में कन्वर्जन आना चाहिए। अब पहले तो समझो कि ये लैम्डा क्या होता है। लैम्डा सिंपली ये बताता है कि भाई अगर मैं 1 मीटर का सिलेंडर या 1 मीटर का मोटी वायर लेता हूं, 1 मीटर का मोटी वायर लेता हूं, तो उसमें चार्ज है लैम्डा। एंड ये रो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर मैं 1 मीटर क्यूब का वायर लेता हूं, कहीं से भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम काट लो, उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो चार्ज होगा वो होगा रो। क्लियर? तो इस लैम्डा का जो है, अगर मैंने यहां से 1 मीटर का एक सिलेंडर काट लेता हूं, तो उस 1 मीटर का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा वॉल्यूम, एंड उसका चार्ज डेंसिटी क्या है? रो। तो इस 1 मीटर में पूरे जगह पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू रो। तो 1 मीटर का चार्ज आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू रो, एंड हमें पता है कि 1 मीटर का चार्ज लैम्डा भी होता है। अच्छा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू रो बराबर लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर इंटू रो, एंड रो बराबर लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, लिख लो इसको झटपट। लिख लिया? ओके, चलो रब कर देता हूं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि हमारा जो लैम्डा है वो है पाई आर स्क्वायर इंटू रो, एंड जो रो है वो है लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। अब पहले तो हम एक गॉसियन सरफेस बाहर मानेंगे, मतलब पॉइंट बाहर मानेंगे, तो हमारा जो पॉइंट का दूरी कहां से मेजर करेंगे? पॉइंट का दूरी मेजर करेंगे हम वायर का जो एक्सिस है, एकदम बीच वाला पॉइंट, वहां से दूरी, दैट विल बी अ स्मॉल आर। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो एक तो हो जाएगा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एंड एक हो जाएगा अंदर वाला पॉइंट जिसके लिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है सर, ये तो आगे समझ। अब बाहर वाले पॉइंट के लिए तो अगर इस सरफेस मान लो, ये तो हमारा नॉर्मल वायर की तरह ही हो गया, एल लेंथ का ले लेंगे, चार्ज हो जाएगा लैम्डा इनटू एल, फिर सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो उसका वही फील्ड हमारा सेम आएगा 2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा बाहर वाले पॉइंट के लिए। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है,
सॉल्व हमें करने की जरूरत है अंदर वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंदर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये दूरी हमारा है स्मॉल r। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस माना, और वो गॉसियन सरफेस अगेन सिलेंडर, अंदर छोटा सा एक सिलेंडर जिसका लेंथ दे रखा है हमें l। ओके सर, मान लिया। तो इसका लेंथ दे रखा है l, इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो निकाल सकते हैं इस छोटे से सिलेंडर के अंदर, क्यूबिन। देखो तो छोटे से सिलेंडर के अंदर जो क्यूबिन होगा वो होगा वॉल्यूम इनटू रो, सिलेंडर का वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारा आ गया क्यूबिन। तो जो हमारा क्यूबिन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एल इनटू रो। क्या आ गया हमारा क्यूबिन। ठीक है सर, क्या तक तो हो गया। अब यहां पे मैं सिमेट्री से बोल सकता हूं अंदर भी जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ ही होगा। याद रखना, अगर अंदर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो फील्ड हमेशा बाहर की तरफ ही होता है, एंड अगर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या होगा, उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, सारे फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हो जाएंगे। तो यहां से मैं सिमेट्री से बोल सकता हूं अगेन फील्ड बाहर की तरफ ही होगा एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे। ठीक, तो यहां इसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा सिलेंडर है ये तो इनक्लोज्ड है, इसका एक ऊपर वाला सरफेस है, एंड ऊपर वाला सरफेस पे फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90। तो ऊपर वाले सरफेस में कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, नीचे वाले सरफेस में भी कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स कहां होगा, इस कर्व सरफेस में, एंड कर्व सरफेस में तो हमें पता ही है जो फ्लक्स होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब यहां पे हर एक पॉइंट पे फील्ड हमारा सेम ही है, तो ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फ्लक्स दिस विल बी आवर क्यू इन by epsilon naught which is equals to E dot dA। एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो E into 2 pi small r into L, ये हो जाएगा पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूबिन का वैल्यू पुट कर देते हैं, pi r square L into रो pi epsilon naught बराबर E into 2 pi r into L। L ने L को मार दिया, कुछ कट रहा है, हाँ ये R से ये R भी कट जाएगा तो E आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, पाई ने पाई को भी मार दिया तो आ गया रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड आ गया। देख लो भाई क्या हमारा फील्ड आएगा। एंड अगर तुम्हें ये फील्ड लैम्डा के टर्म्स में पूछा है तो लैम्डा का वैल्यू यहां से लेके पुट कर दो, मतलब रो का वैल्यू पुट कर दो तो लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। वहां पे अगर रो के टर्म्स में पूछा है तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, रो के टर्म्स में आ जाएगा। अब तुम्हें अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है E वर्सेस स्मॉल r, तो देखो E वर्सेस स्मॉल r, पहले तो जब वो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, कैपिटल R से जब छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एंड इस वाले फॉर्मूला में जो E है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब जितना R बढ़ाएंगे उतना फील्ड बढ़ेगा, जितना फील्ड बढ़ेगा उतना R बढ़ाएंगे, मतलब बात सेम ही है। तो इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, एंड बढ़ेगा भी कैसे, लीनियरली। तो ये वाला कर्व लीनियर होगा एंड ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि R अगर जीरो है तो फील्ड जीरो है, एंड ये लीनियर कर्व है तो बढ़ता गया तो यहां पे आ गया। एंड इस वाले पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो होगा E नॉट, एंड वो E नॉट का वैल्यू क्या होगा, E नॉट का वैल्यू होगा रो कैपिटल R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 2k लैम्डा बाई कैपिटल R, दोनों सेम है। विश्वास नहीं हो रहा तो रो का वैल्यू यहां से लेकर पुट कर दो, चेक कर लो बात सेम होगा, k का वैल्यू भी पुट कर देना, देखो बात सेम ही होगा। तो यहां पे फील्ड हमारा E नॉट आ गया, इसके बाद हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है फील्ड, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कुछ ऐसा वाला ग्राफ होता है। तो दिस इज आवर ग्राफ फॉर मोटी वायर। क्लियर, एकदम नोट करो झटपट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि गॉस लॉ से थिन इनफाइनाइट शीट का कैसे हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखो एक इनफाइनाइट शीट एंड थिन है, थिक नहीं है, कोई भी थिकनेस नहीं है, तो इसका इनफाइनाइट शीट बना लेते हैं।
तो ये ऐसे जा रहा है इंफिनिटी तक, ये भी जा रहा है हर एक डायरेक्शन में, इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हमने गॉसियन सरफेस, इसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, तो हमने जो गॉसियन सरफेस माना वो कुछ इस टाइप का माना। इसको इमेजिन करो, समझ आया कैसे? ये वो है, यहां पे कोई चार्ज है, वो है, इसको ले लेते हैं Q। इस मतलब इस शीट, ये वाला शीट है, और ऐसे हमने एक सिलेंडर माना है, ये सिलेंडर का फ्रंट है, ये सिलेंडर का बैक साइड है। तो ऐसे हमने सिलेंडर माना है, एंड इसके वजह से जो फीड होगा वो कुछ ऐसे जाएगा। तो इस पूरे सिलेंडर में एक तो कर्व सरफेस होगा, ये पूरा हमारा कर्व सरफेस है, ये हमारा सिलेंडर का वो फ्लैट सरफेस है, एंड ये जो एरिया है उसको ले लेते हैं A, ये पीछे वाला एरिया भी हमारा A होगा। अब थिन शीट है, फील्ड आगे जा रहा है तो फील्ड पीछे भी तो है, हर एक डायरेक्शन में फील्ड होगा, चार्ज पूरे शीट में है, आगे भी फील्ड है पीछे भी फील्ड है। क्लियर? अब हमें गॉसियन सरफेस तो हमने मान लिया, तो अब हमें जो फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, क्लोज इंटीग्रेशन। अब क्लोज इंटीग्रेशन के लिए दो सरफेसेस है, कर्व सरफेस, कर्व, एंड हमारा फ्लैट सरफेस। अब जो कर्व सरफेस है, यहां पे अगर मैंने छोटा सा एरिया लिया तो फील्ड ऐसे, सॉरी एरिया वेक्टर ऐसे, सॉरी एंड फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल देखो 90 है। कर्व सरफेस एरिया में एरिया वेक्टर एंड फील्ड के बीच में एंगल 90, सोच भी सकते हो जो भी कर्व सरफेस होगा सिलेंडर का, उस कर्व सरफेस से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा, तो कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सिर्फ फ्लैट सरफेस की वजह से ही फ्लक्स आएगा। क्लियर? तो उस फ्लैट सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लैट सरफेस का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी Q by एप्सिलॉन नॉट, यही तो चार्ज है इस सिलेंडर के अंदर, तो Q by एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल्स टू E into 2A। सोचो मैंने क्यों लिखा E into 2A, आगे भी एरिया A है, पीछे भी एरिया A है, टोटल एरिया 2A हो गया। अब हमारा जो Q होगा, ये चार्ज, बताओ ये Q क्या होगा? चार्ज डेंसिटी रो, सॉरी सिग्मा इनटू एरिया विल बी द चार्ज, तो Q विल बी सिग्मा इनटू एरिया। तो हमारा जो Q हो गया वो क्या, सिग्मा इनटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर E इनटू 2A। तो A ने A को मार दिया तो E आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड डेरिवेशन जो मैंने पहले कराया था लेक्चर्स में कि एक हमारा इनफाइनाइट शीट की वजह से डेरिवेशन भी यही आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल के लिए। अच्छे से कर्व सरफेस का लिखना है, क्यों जीरो होता है ये लिख लो, क्योंकि एंगल हमारा 90 है, किसके बीच में, एरिया वेक्टर एंड फील्ड के बीच में एंगल 90, एंड हमारा फ्लैट सरफेस की वजह से ही फील्ड आता है, टोटल फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहां पर भी एंड पीछे भी, नोट करो इसको। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा जो शीट है वो तो हमने थिन शीट लिया था, अगर हमारा थिक शीट होगा, एंड इनफाइनाइट तो है ही बट थिक शीट है, तो थिक शीट मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये इसका थिकनेस बता रहा है, बट ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ है इस टाइप का, एंड यहां पे वो थिकनेस है जो कि हमारा ये थिक शीट है, तो ये जो हमारा थिकनेस है उसको मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। क्लियर है? तो वो शीट कैसे आ रहा है, ऐसे, एंड ये इसका थिकनेस बता रहा है, एंड ये थिकनेस मान लो कि इसका पूरा का पूरा थिकनेस है हमारा D। क्लियर? अब यहां पे ये इसका शीट का एकदम मिडिल पॉइंट है। अब शीट के बाहर तो वैसे ही देखेंगे जैसे हमने इनफाइनाइट शीट में देखा था, पर शीट के अंदर अब जो पूरा का पूरा चार्ज है वो सरफेस पे नहीं है, अंदर भी चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो उसको मान लेते हैं रो, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है? तो यहां पे अब इस शीट के अंदर अगर मुझे देखना है तो मैं कोई एक सिलेंडर मानूंगा इस टाइप का, उस सिलेंडर का ये लेंथ ले लेते हैं स्मॉलर, ये हमारा सिलेंडर है,
एंड यहां पे सिमिलरिटी से बता सकते हैं कि फील्ड वैसा ही होगा। और ये सिलेंडर इस शीट के अंदर है एंड ये जो हमारा स्मॉल आर ये पूरा डी है, तो ये कितना हो जाएगा d/2। तो जो हमारा स्मॉल आर होगा दैट विल बी लेस देन d/2। क्लियर एकदम ओके। तो अब ये जो एरिया है इस एरिया को ले लेते हैं a, यहां से फील्ड निकल रहा है हमारा e, तो फील्ड इस एरिया से भी निकलेगा। अब फिर से इस कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा dA एंड जो फील्ड होगा इन दोनों के बीच में फिर से देखो एंगल 90 है। तो हम जब फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA होता है। तो ये फ्लक्स एक तो हमारा कर्व के लिए आएगा, एक हमारा फ्लैट के लिए आएगा। अगेन जो कर्व है सिलेंडर का कर्व है वहां पे dA एंड E के बीच में एंगल 90 है, तो वो कर्व के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, बट फ्लैट के लिए कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा, उसी को निकालेंगे। तो वो जो हमारा फ्लक्स होगा दैट विल बी E इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dA। बट फ्लैट के लिए देखो, फ्लैट जो सरफेस है वो तो हमारा छोटे एलिमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा एरिया ले सकते हैं। तो यहां पे हम इसका एरिया लिख देंगे 2 into a, क्योंकि ये वाला एरिया a है, पीछे भी एरिया a है, टोटल एरिया 2 है, e into 2 है। अब जो ये हमारा फाई है इसको हम क्या लिखेंगे q1 by epsilon naught बराबर 2a into e। अब q1 इस पूरे चार्ज, इस पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज, वो पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको लिख सकते हैं देखो a into 2r लिख सकते हैं ना। ये पूरा का पूरा लेंथ 2r हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना है यहां से दूरी r है, तो यहां से पूरा सिलेंडर का लेंथ 2r हो जाएगा। तो जो हमारा qn होगा दैट विल बी रो इनटू v, तो qn आ जाएगा हमारे पास 2ra इनटू रो। क्लियर? तो हमारा q1 का वैल्यू लिख लो 2ra इनटू रो बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर 2a इनटू e। तो a ने a को मार दिया, 2 ने 2 को काट दिया, e देखो क्या आ गया, e आ गया हमारे पास dou r by epsilon naught। This will be the field inside a thick sheet। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, यहाँ पे डेंसिटी रो के टर्म्स में दे रखा है, नोट करो। ओके, तो हमने देख लिया गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस। अब गॉस लॉ के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो सॉलिड एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। सॉलिड एंगल तुम्हारा मैथ्स का पार्ट है। अब सॉलिड एंगल जो है वो प्लेन एंगल से थोड़ा अलग है। जो हम लोग जनरली एंगल पढ़ते हैं ना वो होता है प्लेन एंगल, बट यहाँ पे जो सॉलिड एंगल है वो एक 3D एंगल है। तो उसको समझने से पहले देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या है। तो देख, जो हमारा प्लेन एंगल होता है, अगर तूने एक सर्कल का ऐसे पार्ट ले लिया, ये एंगल थीटा है, ये इसका रेडियस है r, तो ये जो आर्क लेंथ है वो है s। तो हमें पता है कि आर्क लेंथ जो होता है s दैट इज इक्वल्स टू r इनटू थीटा। तो इस प्लेन एंगल थीटा को लिख सकते हैं s by r। यहां से क्या लिख सकते हैं s by r। तो ये s क्या है, आर्क का लेंथ, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कल का ये पार्ट है उसका रेडियस। तो अगर मुझे प्लेन एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखूंगा। क्लियर? तो सिमिलरली अगर प्लेन एंगल पूरा का पूरा सर्कल का देखें तो पूरा का पूरा सर्कल का प्लेन एंगल बता, पूरा का पूरा सर्कल का सोच के देख कि जो हमारा पेरीमीटर होगा दैट विल बी 2 पाई r अपॉन आर्क लेंथ क्या होगा 2 पाई r अपॉन r। तो r ने r को मार दिया तो थीटा आ गया 2 पाई। तो ये 2 पाई क्या होता है, बीच में अगर मैंने पूरा का पूरा सर्कल ले लिया तो जो बीच में एंगल बनेगा वो होता है 2 पाई या फिर 360 डिग्री। तो यहां पे ये तो हमारा सही बता रहा है। अब ये जो हमारा प्लेन एंगल है वो इस पे भी डिपेंड करता है। देख कि अगर मैंने ये जो कर्व है वो कुछ इस टाइप इरेगुलर सा ले लिया या फिर ऐसे ले लिया, ये मैंने लेंथ ले लिया, तो इस एंगल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने ऐसे कर्व ले लिया, स्ट्रेट ले लिया, इसने एंगल भी थीटा सब्सटेंड किया है, इस कर्व ने भी एंगल थीटा ही सब्सटेंड किया है, तो उसमें कोई भी चेंज
नहीं आएगा। तो ये हमारा प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आते हैं इसी का 3D एंगल, एंड हमारा जो थीटा होता है, इस थीटा का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। जैसे यहां पे 2 पाई रेडियन होगा। अब ये जो 3D एंगल है इसको फील कर, क्या होता है ये 3D एंगल। देख, यहां पे मैंने सर्कल का पार्ट लिया था, अब यहां पे लेंगे हम एक स्फीयर। क्या ले लिया? एक स्फीयर। तो उस स्फीयर का बीच में ऐसे एंड ऐसे, एंड स्फीयर का एक मैंने पार्ट काटा है, वो समझ कि वो पार्ट मैंने कैसे लिया है। ये एक स्फीयर का पार्ट है, मतलब एक कैप शेप का पार्ट है। तो इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। देख, इस टाइप का शेप आएगा। अब यहां पे जो बीच में एंगल बन रहा है, ये देख प्लेन एंगल तो नहीं है, ये बीच में ये कोन बनेगा, कोन के अंदर ये पूरा एक क्या बोले 3D वाला पार्ट आएगा। मतलब प्लेन एंगल इसको नहीं बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। अब हम लोग ये नहीं होता है हमारा सॉलिड एंगल, वो उस कोन के बीच में वो जो स्पेस है उसमें बनेगा हमारा ये 3D एंगल। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे कैप से। ये नॉर्मल वाला नहीं है तो डिनोट करेंगे कैप से। तो यहां पे जैसे हम लोग लिखते थे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यहां पे इसका रेडियस है आर। अब यहां पे लिखेंगे इसका है s, एंड s इज आवर हियर सरफेस एरिया। तो हमारा जो बीच में ये सॉलिड एंगल बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू s बाई आर स्क्वायर। ये s क्या है? जहां से हमने जिस पेड़ से काटा है, जो पार्ट काटा है उसका सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को। इसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैथ्स में तुम्हारा आएगा, फिर तुम समझ सकते हो मैथ्स में। बस हमें अभी ये जानना है कि ये नॉर्मल वाला एंगल तो है नहीं, ये 3D वाला कुछ एंगल है। शेप कुछ यहां पे स्फेरिकल टाइप का, हेमिस्फेरिकल टाइप का इसका शेप हम लोग बनाते हैं इस एंगल को डिनोट करने के लिए। ये 3D, ऐसे हम लोग एक प्लेन में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसको, 3D एंगल। एंड इसका डिनोशन होता है s बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हमारा जो इसका यूनिट होगा वो होता है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। एंड सोच के देख, तो अगर मेरा स्फीयर हो गया तो स्फीयर के बीच में जो पूरा का पूरा सॉलिड एंगल होगा उसको निकालते हैं फॉर फुल स्फीयर। फुल स्फीयर के लिए देख, फुल स्फीयर के लिए हमारा जो सरफेस एरिया लेंगे वो पूरा का पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया होगा, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, तो हमारा जो सॉलिड एंगल आ गया वो आ गया 4 पाई। तो बीच में जो भी पूरा का पूरा एरिया बनेगा, सॉरी जो हमारा एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, वो होगा 4 पाई। अब एक मजे की चीज देख कि अगर मैंने आर्क का एंगल लिया है, ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? यहां पे थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 2 पाई हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि 2 बार घूमेंगे एंगल, नहीं, तो वो 2 पाई हो सकता है। सिमिलरली जो सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है 4 पाई, जो पूरा का पूरा स्फीयर हमने मान लिया उसका एंगल आ गया। एंड ये जो एंगल है ये ना ही हमारा स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करता है, ना ही हमारा शेप पे डिपेंड करता है। इसको नोट करो। कर लिया नोट? ओके, चलो इसके बारे में आप देखते हैं। अब सोच के देख कि अगर मैंने ये एक स्फीयर लिया है एंड ये एक बड़ा वाला स्फीयर लिया है, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, तो बता इस स्फीयर के बीच में जो सॉलिड एंगल है वो जितना होगा इस स्फीयर का भी सॉलिड एंगल सेम ही होगा। सरफेस एरिया बाय r स्क्वायर करो, हमारा वैल्यू सेम आएगा। मैं तो बोलता हूं यहां पे तू एक क्यूब को मान ले, चलो यहां पे ड्रॉ नहीं करेंगे, थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा, यहां पे ड्रॉ करता हूं।
देखो अगर तुमने क्यूब को मान लिया एंड क्यूब के बीच में पॉइंट रख दिया, अब तू बोलेगा कि क्यूब का जो सरफेस है वो पूरा सरफेस बीच में कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल इस केस में भी हमारा 4 पाई ही होगा। बीच में जो अगर तुम पूरा एक कैप बनाओगे, जैसे हमने वहां पे बनाया, यहां पे जैसे कैप बनाया, वैसे बीच में अगर तुम कैप बनाओगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, एक पूरा का पूरा जो हमारा 4 पाई आता है स्फीयर के लिए सेम आएगा। यहां पर जैसे कि हमारा तो कैसा भी हमारा सरफेस हो, चाहे हमने सरफेस ऐसे कोई सा भी आर्बिट्ररी सरफेस ले लिया, बट हां ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। अगर क्लोज सरफेस है तो बीच में जो सॉलिड एंगल सेपरेट करेगा वो कितना होगा, 4 पाई, हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन, यूनिट स्टेरेडियन। क्लियर है एकदम? इन सारे एग्जांपल्स को भी नोट डाउन कर लो एंड पॉइंट लिख लो। कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर पॉइंट अगर लेते हैं तो जो एंगल सबटेंड होता है सॉलिड एंगल अंदर, वो होता है हमेशा 4 पाई। नोट करो इसको। ओके, तो हमने देख लिया कि सॉलिड एंगल क्या होता है एंड बीच में जो सॉलिड एंगल टोटल बनता है वो बनता है 4 पाई, प्लेन एंगल में बनता है 2 पाई। तो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है उसका मैं डेरिवेशन बताऊंगा, पर डेरिवेशन याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा फिजिक्स में, बट हाँ इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बहुत जगह पे काम आएगा एंड क्वेश्चंस में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्वेश्चन इसीलिए टफ हो जाता है। तो इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो देखो अगर मैंने यहां पे वही जो कोण था उसका मैंने पार्ट लिया है, कोण का मैंने पार्ट ले लिया है, ये हमारा डॉटेड लाइन से है पीछे वाला, ये हमारा सामने वाला, कोण का मैंने पार्ट ले लिया है, रेडियस है r। अब हमें पता है इस कोण में यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये जो एंगल है ये एंगल है अल्फा। समझ आया कौन सा एंगल? कोण का ये हाइट है और उस हाइट के साथ हमारा जो स्लांट हाइट है उसका एंगल, या हाइपोटेनस भी बोल सकते हो, उसका एंगल वो है हमारा अल्फा। अब इस अल्फा ये हमारा प्लेन एंगल है एंड सॉलिड एंगल यहां पे बनेगा इसका कोई कैप, ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा अभी, यहां पे पूरा कैप बनेगा, ये सॉलिड एंगल, कोण के अंदर वाला वो पार्ट, वो 3D पार्ट है, वो हमारा सॉलिड एंगल है, वही हमें निकालना है। अब वो जो सॉलिड एंगल होगा, सिंपल सी बात है, वो होगा ये एरिया, इस पूरे कर्व सरफेस का एरिया, तो सॉलिड एंगल होगा कर्व सरफेस का एरिया अपॉन r स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, इस कर्व सरफेस का एरिया। अब देखो कि ये जो हमारा पार्ट है कुछ ऐसा, देखो कोन आइसक्रीम टाइप का है ऐसे, बट ये एक पूरा एक स्फीयर का पार्ट है जिससे हमने इसको काटा है, बट ये आधा स्फीयर नहीं है। अगर आधा स्फीयर होता, हेमिस्फीयर होता, अगर ऐसे हेमिस्फीयर होता ये, तो यहां पे जो एंगल होता ना ये हमारा हाइट हो जाता, एंड जो एंगल होता वो 90 होता। अगर ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर हो जाता तो अल्फा बढ़ते 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 कितना हो जाता, 90 हो जाता। यहां पे वो हेमिस्फीयर नहीं है, तो हेमिस्फीयर नहीं है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से मैं थीटा पे जाके, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट समझना, इसका इंटीग्रेशन टफ है थोड़ा, एक डी थीटा का मैं एलिमेंट ले रहा हूं एंड ये रेडियस r है, तो ये वाला हमारा लेंथ हो जाएगा r d थीटा। ये तो हमें पता है, थीटा पे जाके d थीटा का एलिमेंट लेते हैं, लेंथ होता है r d थीटा। अब r d थीटा थिकनेस का हम लोग एक सर्कल मानेंगे और समझना वो सर्कल कैसा है। ये पूरा ये सामने वाला पार्ट है उसका, समझो इसका। ऐसे सोचो कि हमारे पास एक कढ़ाई है एंड
कढ़ाई के ऊपर ऐसे मैंने एक रिंग माना है। ये जो रिंग है वो कढ़ाई का जो सबसे बड़ा रिंग है नीचे वाले तरफ उससे तो छोटा ही होगा। मतलब यहां पे जो ये रिंग है इससे ये वाला रिंग का रेडियस कम होगा एंड इस रिंग का यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। इस रिंग का जो रेडियस होगा वो ये होगा, ये वाला होगा रिंग का रेडियस। एंड वो जो रिंग का रेडियस समझ में आ गया होगा कैसा मैंने लिया है एलिमेंट। तो रिंग का जो रेडियस है वो देखो ये लेंथ है r, तो ये पूरा लेंथ यहां से लेके यहां तक ये पूरा हो जाएगा r cos थीटा एंड ये रेडियस हो जाएगा r sin थीटा। कैसे आया? r कंपोनेंट r cos थीटा r sin थीटा, जो थीटा के साथ नहीं है वो होता है sin थीटा, जो थीटा के साथ है वो होता है cos थीटा। क्लियर? तो हमने रिंग तो मान लिया एंड रिंग का थिकनेस है आर डी थीटा। तो मैं रिंग को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देख ये हमारा वो रिंग है, इसका थिकनेस है आर डी थीटा एंड इसका रेडियस है आर साइन थीटा। क्लियर है एकदम अच्छे से? अब इस रिंग का जो छोटा सा एरिया है वो है डीए और वो डीए हो जाएगा, इस रिंग को एरिया कैसे निकालते हैं, इस रिंग को काट के स्ट्रेट कर दो, थिकनेस है हमारा आर डी थीटा एंड लेंथ हो जाएगा हमारा 2 पाई आर साइन थीटा। मैंने क्या किया, छोटा ड्रॉ कर रहा हूं बट एक्चुअल में ये पूरा लेंथ होगा। इस रिंग को काट के जैसे स्ट्रेट कर देंगे तो इस रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा, जो उसका पेरीमीटर है जो कि हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, रेडियस इसका आर साइन थीटा है, थिकनेस आर डी थीटा। तो यहां पे बन गया हमारा एक रेक्टेंगल एंड उस रेक्टेंगल का छोटा सा एरिया होगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, तो आर स्क्वायर डी थीटा। क्लियर है? ये हमारा छोटा सा एरिया आ गया। अब हमें छोटे से एरिया को ही इंटीग्रेट करना है। अब एरिया इंटीग्रेट होगा 0 से a तक। यहां पे वेरिएबल देखो कौन सा है, यहां पे वेरिएबल r तो नहीं है, ये तो कैपिटल R है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना, या इसका रेडियस वो चेंज हो ही नहीं रहा, जिस स्फीयर से हमने काटा है उसी का रेडियस चेंज है थीटा। और वो थीटा जब 0 से लेके अल्फा तक इंटीग्रेट होगा, जहां से देखो 0 से लेके जैसे अल्फा तक इंटीग्रेट होगा ना, सारे रिंग्स आ जाएंगे एंड सारे रिंग्स मिलके ये पूरा का पूरा इस पार्ट का हमारा एरिया आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके अल्फा, इसका इंटीग्रेशन a बराबर 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट, अंदर वाला साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से अल्फा, पुट करते हैं एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट माइनस कॉस अल्फा माइनस पूरे पे लोअर लिमिट माइनस कॉस 0। क्लियर है? अच्छा कॉस 0, तो यहां पे एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये cos 0 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड ये माइनस तो रहेगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा। ये हमारा पूरा का पूरा एरिया आ गया। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो एरिया का, तो हमारे पास जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आया वो देख 2 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो कट जाएगा, आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस cos अल्फा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से देख के नोट डाउन करो। याद क्या रखना है, अल्फा, अल्फा क्या है, इस कोण का एक साइड का एंगल है और वो एंगल कहां से है, हाइट से स्लैंट हाइट की तरफ, हाइट से स्लैंट हाइट की तरफ एंगल अल्फा। एंड उससे हमने एरिया निकाल के जो सॉलिड एंगल है, ये क्या बता रहा है, ये सॉलिड एंगल, एक बार तुम इसको पूरा नोट डाउन कर लो पॉज करके, कर लिया? ओके, तो वो सॉलिड एंगल क्या है, ये वाला, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये 3D वाला एंगल है एंड ये है हमारा सॉलिड एंगल, इसी को ऐसे ही डिनोट करते हैं हम लोग, जो हमारा रेजिस्टेंस का होता है वैसे ही नोट करो। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अगर नहीं भी याद रखना चाहो, ये ना भी याद रख सकते हो, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन के हो जाएगा। नोट करो इसको, कर लिया नोट, रब कर दूं?
ओके, 2 pi into 1 minus cos alpha, alpha is the plane angle. This will be our solid angle. Okay. कुछ हम लोग इसी का कुछ केसेस देखते हैं, जैसे कि हमारा हो गया हेमिस्फेयर एंड हमारा पूरा का पूरा स्फेयर। तो देखो हेमिस्फेयर के लिए ऐसे, तो ये हमारा वो पॉइंट है बीच वाला, तो यहां से जो अल्फा होगा देखो वो है 90, एंड मैंने पहले ही बोला है जो हमारा सॉलिड एंगल आना चाहिए इस केस में वो आना चाहिए 2 पाई। चेक करते हैं फॉर्मूला से, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, अब ये अल्फा क्या हो जाएगा 90, तो सॉलिड एंगल हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 90, एंड वो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो हमारा सॉलिड एंगल हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है एकदम। अब देखते हैं स्फीयर के लिए। अगर मैंने पूरा का पूरा स्फीयर ले लिया तो देखो यहां पे सोच सकते हो कि अल्फा क्या होता है, प्लेन एंगल का आधा। अगर तुम कोण बना रहे हो ना, पूरा जो एंगल है उसका आधा लेते हैं अल्फा। यहां पर भी पूरा एंगल देखो 180 है, उसका आधा ले रहा है 90। यहां पर भी पूरा एंगल 360 है, उसका आधा ले रहे हैं कितना 180। तो हमारा ये पाई भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो यहां पे सॉलिड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई। अब कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो सॉलिड एंगल आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो सॉलिड एंगल आ गया देखो 4 पाई। दिस इज फॉर आवर हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, एंड बाकी कैसा भी शेप हो तो मैं उसका सॉलिड एंगल निकाल सकता हूं अगर मुझे प्लेन एंगल पता है। एंड ये इमेजिन करना आसान है क्योंकि बचपन से हम लोग प्लेन एंगल पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहां पे वो सॉलिड एंगल का कन्वर्जन अगर मिल गया तो प्लेन एंगल तो हमें पता ही है, उससे हम रिलेट करके सॉलिड एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लिख लो इसको। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या बोला है कि एक पॉइंट चार्ज से a दूरी पर एक डिस्क रखा हुआ है जिसका रेडियस है r, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क। तो अगर इस पॉइंट चार्ज का तुम फील्ड्स देखोगे इस डिस्क से, तो यहां पे एंगल E अलग है, यहां पे फील्ड अलग है क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग है, एंड यहां पे एंगल अलग है, यहां पर भी एंगल अलग है, ये θ1 है तो ये θ2 है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती, बट अब हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। समझना इसको अच्छे से कैसे सॉल्व करेंगे, सॉलिड एंगल का एक भी क्वेश्चन फिर तुम्हारा गलत नहीं होगा, तो इसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी से करेंगे। देखो बहुत प्यार से होगा क्वेश्चन, देखते हैं। ओके चलो भाई, देखो अगर मैंने यहां पे ये एंगल ले लेते हैं वही हमारा अल्फा, तो नीचे से भी ये डिस्टेंस ये है, ये एंगल अल्फा होगा। अब इसका बनाएंगे हम सॉलिड एंगल। एक चीज तो हमें पक्का पता है कि अगर इस चार्ज के अबाउट अगर एक पूरा स्फीयर रख दे तो इस स्फीयर से जो हमारा फ्लक्स होगा दैट विल बी q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। हाँ, इसका मतलब सर कि हमारा 4 पाई स्टेरेडियन से जो हमारा फ्लक्स आएगा पूरा का पूरा, सॉलिड एंगल देखो 4 पाई स्टेरेडियन, उससे जो फ्लक्स आएगा वो होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे इसका सॉलिड एंगल पता चल जाए यहां पे, तो मैं यूनिटरी मेथड से निकाल सकता हूं कितना फ्लक्स पास करेगा। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, बस यूनिटरी मेथड से मतलब सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं। तो यहां पे जो हमारा सॉलिड एंगल होगा वो सॉलिड एंगल होगा, फॉर्मूला है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा ये तो रेडियस r है, ये a है, ये रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो यहां से बताओ कॉस अल्फा हो जाएगा a बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जो हमारा यहाँ पे सॉलिड एंगल होगा वो होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस a बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना।
ये हमारा तो सॉलिड एंगल हो गया। अब हमें एक चीज पता है कि 4 पाई से इतना जाता है, तो 1 से बताओ कितना जाएगा, q बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एंड हमारा सॉलिड एंगल से कितना जाएगा, q इंटू सॉलिड एंगल बाय 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां पे हमारा जो फ्लक्स आएगा इस वाले से, इसको लिख देते हैं फाई नॉट, इसका फ्लक्स निकालेंगे, वही हमें निकालना है। तो फाई नॉट बराबर वहां पे क्या बता रहा है, q इंटू सॉलिड एंगल, q इंटू सॉलिड एंगल विच इज 2 पाई इंटू 1 माइनस a बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा कट के 2 आ गया। तो जो हमारा आंसर आया फाइनली फ्लक्स, तो फ्लक्स विल बी, पाई भी कट गया है, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस a बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवर फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉलिड एंगल से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, यूनिटरी मेथड से देख लो, नोट करो इसको। ओके, तो यहां पे देखो एक और क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोला है, यहां पे एक चार्ज है q1 जो कि पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है माइनस q2। अब यहां से एक फील्ड लाइन निकला और यहां पे एंटर किया, ये एंगल दे रखा है अल्फा, ये एंगल दे रखा है तुम्हें बीटा। अब बोला फाइंड द रेशियो ऑफ q1 by q2। q1 by q2 का रेशियो मतलब इसको कैसे निकाले, तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा सर यहां पे तो कुछ लग ही नहीं रहा, मतलब अल्फा बीटा दे दिया। तो अभी मैं सॉलिड एंगल का बता रहा हूं इसलिए तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहा है, बट अगर सॉलिड एंगल नहीं बताता या फिर तुम एग्जाम में बैठे हो तो ये सॉलिड एंगल का क्वेश्चन है, इसी को समझने में ही तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से सॉलिड एंगल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो देखो इसको एक बार ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन देखो। कर लिया ट्राई? ओके, तो ये हमारा एंगल अल्फा है। तो हमारा यहां से एक तो बात क्लियर है, यहां से अल्फा से जितना अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन निकलेगा, इस अल्फा वाले पार्ट से जितना अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन निकलेगा वो फील्ड लाइन एंटर करेगा इसके बीटा वाले पार्ट से, है ना। ओके, तो अब यहां पे देखते हैं कि हमारा सॉलिड एंगल, यहां पे जो सॉलिड एंगल होगा इसको अल्फा ले लेते हैं, दिस विल बी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, एंड इसका जो होगा वो होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है, इसका अल्फा पार्ट का फ्लक्स बराबर इसके बीटा पार्ट का फ्लक्स। अब लास्ट क्वेश्चन में ही निकाला था मैंने कि इसका जो अल्फा पार्ट, चलो एक बार और बता देता हूं, इसका जो 2 पाई 4 पाई में जो निकल रहा है फ्लक्स वो है हमारा q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके 4 पाई पूरे से जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड 1 से जो निकलेगा वो होगा q1 बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, एंड जो हमारा अल्फा से निकलेगा सॉलिड एंगल वाले से, दैट विल बी q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये पूरा, जिसको लिख लेते हैं अल्फा। क्लियर? सिमिलरली बीटा सॉलिड एंगल विल बी इक्वल्स टू q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टाउ बीटा, टाउ ले लो या कुछ भी मान लो इसको। ये तो आ गया। अब एक चीज समझो, ये हमने इसके अल्फा के सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमने निकाल लिया। एक्चुअल में ये फ्लक्स हमने निकाला है इस पूरे से, ये ऊपर अल्फा नीचे अल्फा, क्योंकि पूरा का पूरा कोण बनता है ना, तो वहां से निकाला है। अब एक चीज देखो, इसके पूरा इस पूरे एंगल से जितना फ्लक्स निकलेगा इसके पूरे एंगल पे उतना फ्लक्स एंटर करेगा। इसका मतलब इसका इतने पार्ट का फ्लक्स इक्वल्स टू इसका इतने पार्ट का फ्लक्स, मतलब दिस वन, ये पूरा ये हमारा फ्लक्स है ना, कितने पार्ट के लिए, अल्फा के लिए, सॉलिड एंगल के लिए। इसको एरो दे दो, इक्वल टू नहीं है, ये एंड ये सेम है। इसको समझ, इसका पूरा टाउ अल्फा से जो निकला वो एंटर किया इसके टाउ बीटा में, तो
तो इसका टाउ अल्फा वाला जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो ये है, वही फ्लक्स इसमें एंटर किया, मतलब ये एंड ये दोनों क्या हो गए बराबर। अच्छा, इसका मतलब Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टाउ अल्फा जो कि है 2 पाई इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई इनटू 1 माइनस कॉस बीटा। 2 पाई कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो यहां से देख Q1 बाई Q2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस कॉस बीटा बाई 1 माइनस कॉस अल्फा। दिस इज द आंसर। समझ, इतने पार्ट से जो निकला सॉलिड एंगल से उसके उतने पार्ट में एंटर किया, इसके सॉलिड एंगल पे फ्लक्स निकाल लिया, इसके भी सॉलिड एंगल पे फ्लक्स निकाल लिया, दोनों को बराबर कर दिया, वहां से हमारे पास Q1 बाई Q2 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सॉलिड एंगल एंड गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टीचिंग यू अबाउट कंडक्टर्स। तो इसका अच्छे से नोट्स बना लो, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो एंड आज का क्लास यही तक।